नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में आपने देखा था संख्याएं। संख्याओं में से आपने कुछ संख्या पढ़ी थी और उसके बाद तकनीक की खराबी के कारण वीडियो अधूरा रह गया था, जिसमें से आपने सम और विषम संख्याएं जान ली थी। क्या जान ली थी? सम और विषम संख्याएं। अब हम उसी के आगे लेकर आए हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या हैं? जिसने इसके पहले सम विषम इत्यादि वीडियो में नहीं देखा है तो जाके पिछले वीडियो में जाके देख लेगा तो उसे पता चल जाएगा सम विषम होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से अवश्य कटती हो, किसी अन्य संख्या से अवश्य विभाजित होती हो उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। आखिर एक और स्वयं होता क्या? सबसे पहले हम जान ले, संसार में जितनी भी संख्याएं हैं लगभग सभी संख्याएं एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं, यानी कि कट जाती हैं। जैसे कि कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए हमने ले लिया 10, तो 10 जो संख्या है वो स्वयं और एक यानी एक से भी कट जाएगी पूरी, और स्वयं माने यही संख्या 10, यानी कि 10 से भी यह पूरी संख्या कट जाएगी। यानी कि संसार में जितनी भी संख्याएं होती हैं स्वयं और एक से जरूर विभाजित होती हैं, जरूर कटती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त माने इनके अलावा कम से कम एक संख्या ऐसी हो जो इनमें से ना हो, स्वयं और एक में से, उससे जरूर कटती हो, चाहे कोई भी संख्या हो, इससे मतलब नहीं है, तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 10 लिया, 10 एक और 10 यानी कि स्वयं से तो कटती है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि 2 से भी कट जाएगी और यही संख्या 5 से भी विभाजित हो जाएगी, 5 से भी विभाजित हो जाएगी। यानी कि हमने समझ लिया भाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से अवश्य कटती हो। जबकि सम संख्या में क्या होता है? सम संख्या में भी कटने वाला या विभाजित करने वाला रूल होता है, लेकिन उसमें बाउंड्रेशन होता है कि वह केवल 2 से, यानी कि केवल मात्र 2 से ही कटती हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या क्या कहते हैं? जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि 2 से ना कटती हो। अब देखते हैं, जिस तरह भाज्य है उसका उल्टा अभाज्य हो जाएगा। जिस तरह सम का उल्टा विषम होता है, उसी तरह है भाज्य का उल्टा अभाज्य हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा था कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी एक संख्या से अवश्य कटती हो, ऐसा यदि होता है तो हम कह देते हैं भाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य इसका उल्टा होता है, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट, एक और स्वयं के अलावा यानी कि उसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से न कटती हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं? अभाज्य संख्या। क्या कह देते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 1 है तो एक से और स्वयं से ही कटेगी, 2 ये भी एक और 2 से ही कटेगा, 3 और 1 से ही कटेगा, 5 और 1 से यानी कि स्वयं से और 1 से कटेगा, 7 और 1 से कटेगा, 11 और 1 से ही कटेगा। इसी तरह 13 ये भी किससे कटेगा? 13 से और 1 से। यानी कि ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या में कौन कौन सी आ जाती हैं? जैसे कि 4 क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 से भी कटती है, 1 से भी कटती है, ये तो कटती है, लेकिन इसके साथ साथ ही एक और संख्या यानी कि 2 से कटती है। कटती है कि नहीं कटती? इसी तरह 6 से भी कटती है, 1 से भी कटती है, इसके अलावा एक और अतिरिक्त संख्या यानी कि 3 और 2 से भी कट जाती है, यानी कि यह भी क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। इसी तरह 8 भी कटती है, 8 से और 1 से, इसके अलावा 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है कि नहीं कटती? 9 इसी तरह 9 हो गया। 9 भी भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि 9 और 1 के अतिरिक्त यह 3 से भी कटती है, 3 त्रिकाई 9 कटती है कि नहीं कटती? यानी कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सम और भाज्य अभाज्य में। तो सम में क्या होता है? 2 का बाउंडेशन होता है, और भाज्य अभाज्य में 2 का बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन विभाजित होने की प्रक्रिया दोनों में होती है, सम विषम में भी, भाज्य अभाज्य में भी। यदि सम विषम का कहीं पर सवाल आता है तो वहाँ याद रखने वाली बात यह है कि वहाँ पर 2 से कटती और ना कटती हो, ठीक है? सम कटती होगी 2 से, विषम नहीं कटती होगी 2 से। लेकिन जब भाज्य अभाज्य आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि वह संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से कटे, इससे तो कटेगी, लेकिन स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या इनकी बाउंडेशन नहीं होगा। यदि कटती है तो क्या है? वह भाज्य है। यदि वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती है तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। बच्चों सबको समझ में आ गया होगा सम विषम भाज्य अभाज्य में। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम परिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं? परिमेय संख्या, क्योंकि मुझे यही पढ़ाना था, परिमेय संख्या ही पढ़ाना था। लेकिन परिमेय संख्या इसलिए पढ़ाना था परिमेय संख्या क्योंकि आपके जो सिलेबस में है तो परिमेय संख्या ही है। तो सबसे पहले इसके पहले परिमेय संख्या जानने के पहले जो भी मैंने बताई थी पिछले वीडियो में और यहाँ पर भी, तो वो जानना आवश्यक था, तभी हम परिमेय संख्याओं को जान पाएंगे। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, आखिर परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? वे संख्याएं
जिनको जिनको P बटे Q के रूप में P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। क्या किया जा सके? लिखा जा सके। एक कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन क्या होती है कि जो नीचे वाली संख्या यानी Q है ये जीरो नहीं होगी। हम इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाली संख्या कभी जीरो नहीं होगी, तभी वह क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। एक कंडीशन इसमें और होती है, वह कंडीशन ये होती है कि जो P और Q होते हैं ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, जिसको नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप पिछले वीडियो में जाकर पूर्णांक संख्याएं पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें भी बता दूंगा कि पूर्णांक आखिर होते क्या हैं। तो आपने जाना कि वे संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q क्या ना हो? जीरो ना हो। और एक संख्या और एक बाउंडेशन क्या है कि P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। तो सबसे पहले याद रखें पूर्णांक आखिर होती क्या है? पूर्णांक माने होता है ऋणात्मक की भी संख्याएं होती हैं, इसमें जीरो भी सम्मिलित होता है और धनात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, यानी कि ऋण की भी संख्याएं, धन की भी संख्याएं और जीरो भी, यानी इनमें से कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ ऋणात्मक मतलब कुछ भी ऋणात्मक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक ऋणात्मक में कोई भी संख्या हो सकती है। इसी तरह धनात्मक में भी 1 2 3 4 डॉट अनंत संख्याएं हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। यानी कि मान लीजिए हम ऊपर इनमें से कोई पूर्णांक ले लेते हैं, मान लो हमने -3 ले लिया। क्या ले लिया? -3। अब जो नीचे संख्या लिखेंगे, यानी कि नीचे जो संख्या होनी चाहिए वह जीरो नहीं होनी चाहिए, पर होनी पूर्णांक ही चाहिए, लेकिन जीरो भी पूर्णांक है तो हम जीरो, यदि जीरो आ जाता है तो यह संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। तो जीरो के अतिरिक्त नीचे वाली जो पूर्णांक संख्या होगी वो जीरो के अतिरिक्त कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए हमने प्लस का 1 ले लिया। क्या ले लिया? 1। प्लस का 1 ले लिया, तो यह क्या बन गई? एक परिमेय संख्या बन गई। क्या बन गई? परिमेय संख्या। ये ध्यान देना है आपको कि ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऊपर शून्य भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऊपर शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ऊपर शून्य हो सकता है। तो हमने ध्यान दिया कि क्या परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, लेकिन नीचे शून्य नहीं होगा। ये कंडीशन हमेशा याद रखना है। अगर मान लीजिए कोई सवाल दे देता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई सवाल यहाँ पर दे देता है आपको, यहाँ पर एक संख्या लिखी है 4 बटे 1, आपसे कोई पूछ ले कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें शायद इसी तरह के बनेंगे और भी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैं आपको बना के दिखा दूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं आपका कोर्स चलाऊंगा तो बिल्कुल इसी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन जो आते हैं सब आप बना पाएंगे। तो परिमेय संख्या की बाइंडिंग क्या होती है? मान लीजिए आपसे पूछ लिया बाउंडेशन क्या होता है, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमें परिमेय संख्या की डिफिनेशन पता होनी चाहिए। परिमेय संख्या की डिफिनेशन होती क्या है कि परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में होनी चाहिए। P बटे Q के रूप में मतलब ऊपर की संख्या P मान ली, नीचे की संख्या Q मान ली। तो पहली कंडीशन तो लागू हो रही है कि P बटे Q के रूप में है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो Q है, Q माने नीचे की संख्या, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये आपको जीरो लग रही है? नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि ये 1 है। तो दूसरी कंडीशन भी लागू हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या होती है? जो P और Q है, जो P और Q है तो क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक माने ऋण के भी हो सकते हैं, धन के भी हो सकते हैं, फिर जीरो भी हो सकता है। तो ये दोनों संख्याएं धन की हैं तब भी पूर्णांक है, ऋण की भी होती तब भी पूर्णांक होती, जीरो भी होती तो भी पूर्णांक होती, यानी कि ये पूर्णांक भी हैं और नीचे वाली संख्या जीरो भी नहीं है और P बटे Q के रूप में भी लिखी है। अतः हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। मान लीजिए एक उदाहरण और आता है, आपके सामने लिख दिया जीरो और किसी ने पूछ लिया कि बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो दोस्तों कैसे पता लगाएंगे परिमेय संख्या जीरो, ये जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीरो को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? देखते हैं। बिल्कुल जीरो जीरो है तो जीरो के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 हाइड होता है, नहीं छिपा होता है। भाग देंगे तो भी जीरो आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसके नीचे 1 छिपा होगा, क्योंकि 1 रखने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। नीचे हमने 1 रख दिया तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहली कंडीशन हमने देखा कि हम इसको P बटे Q के रूप में लिख रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जो नीचे वाली संख्या है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये भी कंडीशन लागू हो रही है, नीचे जीरो नहीं है, नीचे तो 1 है, हाँ ऊपर जरूर जीरो है, लेकिन उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि ऊपर जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। समझ में आया आपको? देखो पहली कंडीशन लागू हो गई कि P बटे Q के रूप में, दूसरी कंडीशन भी लागू हो गई कि नीचे जीरो नहीं। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि ये जो संख्या है ये पूर्णांक होनी चाहिए। तो क्या जीरो पूर्णांक नहीं है? है, बिल्कुल है, जीरो पूर्णांक है। एक पूर्णांक नहीं है, एक भी पूर्णांक है, क्योंकि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य ये सभी क्या होती है? पूर्णांक संख्या। अतः हमने जान लिया कि यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। बहुत अच्छे। अपरिमेय क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। तो बच्चों अगले वीडियो में मैं इससे बनने वाले सभी सवाल आपको करवा दूँ।